नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत यानी कि सिलेबस में सबसे जटिल माना जाता है। तो आज हम ये भारतीय काव्यशास्त्र में दूसरा भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले वाले सभी वीडियो यदि नहीं देखे हैं और तो आपको देखना चाहिए। यदि आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। यह भारतीय काव्यशास्त्र दूसरा भाग है, तो चलिए देखते हैं इसको। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। और अगला फैक्ट है रीतिरात्मा काव्यस। रीतिरात्मा काव्यस, रीत काव्य की आत्मा है, रीति काव्य की आत्मा है। ये कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन आचार्य वामन का है। और आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगला विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, ये आचार्य वामन का कथन है। और अगला फैक्ट है भरत ने नाट्य शास्त्र में रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया। भरत की रचना नाट्य शास्त्र है और उन्होंने रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों, जिनमें से अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और मागधी का वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य देश और उड़ीसा, मगध में प्रचलित है। और अगला फैक्ट है बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उदीच्य उत्तर भारत और निवासी श्लेषकों और प्रतीच्य लोक अर्थमात्र और अर्थगौरव को, दक्षिणात्य प्रेक्षकों और गौड़ या पूर्वी भारत के आडंबर को अक्षराडंबर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इन 4 शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। और अगला वचन विन्यास क्रमों रीति उक्ति किसकी है? तो ये राजशेखर की। और भामा ने काव्य अलंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी गौंडी का उल्लेख किया। भामा ने काव्य अलंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौंडी का उल्लेख किया। और भामा ने दोनों का वर्णन रीत के अर्थ में न कर काव्य भेद के अंतर्गत किया। और भामा वैदर्भ और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीत में व्यक्तित्व की सत्ता को स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? दंडी ने किया। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य दंडी हैं। और अगला फैक्ट है आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भ रीति या मार्ग का गुण माना है। गौंडी मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकार डंबर को उन्होंने गौंडी मार्ग की विशेषता माना है और इससे काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया है। अगला फैक्ट है आचार्य वामन ने रीत की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य वामन ने रीत की संख्या 3 मानी है, जो कि वैदर्भी, गौंड, पांचाली, ये आचार्य वामन ने 3 माना है। और अगला फैक्ट है आचार्य वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीत को उत्तम माना है। वैदर्भी रीत को वामन ने उत्तम माना है। और अगला फैक्ट है वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है और गौंड में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं। उसमें माधुर्य,
सकुमार का अभाव रहता है। गोंडी में समास बाहुल और एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है। पांचाली में माधुर एवं सकुमार गुण होते हैं। इसमें ओज और कांति का अभाव रहता है। वामन ने किस रीत को उत्तम माना है? तो वामन ने वैदर्भी रीत को उत्तम माना है। अगला, रीत के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार हैं, तो वो रुद्रट हैं। और अगला, लाटिया नामक चतुर्थ रीत की उद्भावना कर रीत की संख्या 4, जिनमें से वैदर्भी, गोंडिया, पांचाली, लाटिया करने वाले आचार हैं, वो रुद्रट हैं। इन्होंने रीत 4 माना है। तो अगला है, रुद्रट ने रीत का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर की है? रुद्रट ने पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर किया। और अगला फैक्ट है, रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रेयान, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी पांचाली रीत का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गोंडी रीत का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भी या पांचाली रीत का प्रयोग होता है। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने रीत की संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है? तो आनंदवर्धन ने आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया। अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक वक्त्रोचित और वाच्योचित, विषयोचित एवं रसोचित माने हैं? तो आनंदवर्धन ने माने हैं। और अगला फैक्ट है, आनंदवर्धन रीत या संघटना के स्वरूप का आधार किसे माना है? तो आनंद रीत या संघटना के स्वरूप का आधार समास को माना है। और आनंदवर्धन के अनुसार रीत के 4 नियामक हैं। तो आनंदवर्धन के अनुसार रीत के 4 नियामक हैं, वक्त्रोचित, वाच्योचित, विषयोचित, रसोचित आदि। और अगला, अवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो भोज ने की। अगला, भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया? तो भोज ने वैदर्भी, गोंडिया, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी आदि रीतियों का निरूपण किया। और भोज के रीति वर्गीकरण का आधार है गुण समास। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार है। और अगला फैक्ट है, मम्मट ने उद्भट, वृत्तिया एवं वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका, परस्वा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामनादि ने इन्हें ही वैदर्भी, गोंडी, पांचाली कहा। अगला, मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? तो मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक वर्णगुंप को माना है, वर्णगुंप को। अगला फैक्ट है, विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या मानी है। तो विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या 4 मानी है, वैदर्भी, गोंडी, पांचाली, लाटिका को माना है। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया? तो विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण संगुफन के आधार पर किया। अगला फैक्ट है, माधुर गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीत कहते हैं? तो माधुर गुण व्यंजक ललित रचना को वैदर्भी रीत कहते हैं। और ओजो गुण व्यंजक समास बाहुल रचना में कौन सी रीति होती है? तो ये गोंडी रीति होती है। और वैदर्भी एवं गोंडी को अंतराल वर्तनी रीति, जिसमें माधुर, सकुमार दोनों गुण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पांचाली कहते हैं। अगला है, वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीत कहते हैं? तो उसे लाटी या लाटिया कहते हैं। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को लाटी या लाटिया कहते हैं। और अगला, आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग यानी कि देह, आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति और एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि और चित्त को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। तो देहवादी अलंकार, रीति और एवं वक्रोक्ति, आत्मवादी रस, ध्वनि एवं औचित्य। और अगला फैक्टर, रीति सिद्धांत की दुर्बलता है। रीति सिद्धांत की दुर्बलता है भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना, रीति सिद्धांत की दुर्बलता है। अगला फैक्ट है, रीति सिद्धांत की उपलब्धि है। तो रीति सिद्धांत की उपलब्धि शैली तत्व को महत्व देना रीति सिद्धांत की उपलब्धि है। और अगला फैक्ट है, वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है। तो वामन के अनुसार
गुण और रीत का संबंध अभेद है। और चलिए देखते हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय को पढ़ते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं, आचार्य कुंतक। और अगला फैक्ट है, वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना, वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो ये कुंतक ने किया। और अगला फैक्ट है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? तो आचार्य कुंतक ने घोषित किया। और पंक्ति है, उभावेता वेताओ अलंकारियो तयो पुनरअलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भणितिरुच्यते किस आचार्य का कथन है? तो ये कुंतक का है। और अगला फैक्ट है, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं, तो वो भामन है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन आचार्य भामा ने किया। और भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है, वक्रोक्ति का मूल तत्व भामा के अनुसार शब्द एवं अर्थ की एकता या चमत्कार है। अगला, भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किया है। अगला फैक्ट है, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाग्मय को दो भागों में स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति किया? दंडी ने किया। और अगला, वक्रोक्ति शब्देन उपमादया संकीर्ण पर्यता अलंकारा उच्यते, वक्रोक्ति शब्देन उपमादया संकीर्ण पर्यता अलंकारा उच्यन्ते किस आचार्य का कथन है? तो ये दंडी का कथन है। और अगला, वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य भामा और दंडी हैं। और अगला, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये वामन का है। अगला, रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया। अगला फैक्ट है, रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो दो भेद माने हैं, जिनमें से काकु वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति, ये दोनों भेद माने। और अगला है, भोज ने वाग्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 3 भागों में विभक्त किया है, वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभावोक्ति। और अगला, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। और अगला फैक्ट है, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कलावाद की प्रतिष्ठा। अगला, भारतीय काव्य विलोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? तो वक्रोक्ति मत के द्वारा हुई। अगला, वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है, तो इसकी दुर्बलता नंबर 1, काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। और दूसरा, रस वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना, ये वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता। अगला, कवः कर्म काव्यम, यानी कि कवि का कर्म ही काव्य है। कवः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, ये कथन किसका है? तो यह कथन कुंतक का है। और अगला फैक्ट है, सा अलंकारस्य काव्यता, यानी कि सा अलंकार शब्दार्थी काव्यता है, यह कथन किसका है? तो ये भी कुंतक का है। और पंक्ति दी हुई है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्दिता हाद कांडी, यानी कि वक्र कवि व्यापार वाले दंडितों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद वद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो यह परिभाषा आचार्य कुंतक ने दी। और वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी विचित्र व विधा, वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अविधा है, यह कथन आचार्य कुंतक का है। चलिए देखते हैं, औचित्य संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। और औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो ये औचित्य क्षेमेंद्र का है। और अगला फैक्ट है, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग करने वाले कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामा अभ्युदय में किया।
यद्यपि नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। और अगला फैक्ट है, औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो वो क्षेमेंद्र हैं। अगला, उचित्यम पाहुराचार्य सदृशम किल यस्य यत्, और उचितस्य चयो भावस्तदौचित्यम प्रच्यते, यानी कि जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। यह कथन आचार्य क्षेमेंद्र का है। और अगला फैक्ट है, पंक्ति दी हुई है, औचित्य चमत्कार कारण चारु चरवणे रस जीवित भूतस्य विचारा क्रियते अधुना, यानी कि औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारित है। ये कथन भी आचार्य क्षेमेंद्र का है। अगला, क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद माने जाते हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 भेद माने जाते हैं। 2021 टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, मृत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद, ये सभी हैं। अगला, रस ने 7 औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं, तो आनंद वर्धन है। अगला, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है, तो क्षेमेंद्र ने स्वाभाविक सिवादश औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, तो उन्होंने औचित्य को माना है। अगला, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने माना है, तो ये आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने माना। तो चलिए देखते हैं अब ध्वनि सिद्धांत को देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है और ध्वन्यालोक के ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन। अगला है, वाच्यातीर्ण व्यंग्ये ध्वनिस्थ काव्यभूतमम, यानी कि वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। अगला है, चारुत्तो उत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, यानी कि जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। यह कथन आचार्य आनंदवर्धन का। अगला है, पंक्ति दी हुई है, ये यात्रार्था शब्दों व तमर्थ सुपर्शनी कृत स्वार्थों व्यंग काव्य विशेषा च ध्वनि रीत सूरी भी कथिता, यानी कि जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस प्रतिमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। यह किसका, तो ये आनंदवर्धन का। अगला, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अगला, ध्वन्यालोक की टीका यानी ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी, तो ये अभिनव गुप्त ने लिखी। अगला, अविधा के अंतर्गत लक्षणों एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अविधावादी कहा है, तो ये कुंतक जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और अगला, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ। और अगला, स्फोटवादियों ने शब्दों के अभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे शब्द प्रस्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। और अगला, पंक्ति दी हुई है, यह संयोगा वियोगाभ्याम करुणय रूप जन्यते सा स्फोटा शब्दजा शब्दो ध्वनि रीति उच्चते उदय, यानी कि वाक्करणों से के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन भर्तृहरि का है। और अगला, किस आचार्य ने के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीत कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। जैसे प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्चते, ये पतंजलि का कथन है। अगला, ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है, तो ये वैखरी है। और अगला, स्फोट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है,
ये मध्यमा है। अगला वैयाकरण ने वाक्य यानी कि वाणी के कितने प्रकार माने हैं? तो 4 माने। परा, उन चारों में परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। और अगला आनंदवर्धन का समय है, तो आनंदवर्धन का 9वीं सदी का मध्य है। अगला ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है और इसकी रचना कारिका और वृत्ति के रूप में हुई। अगला ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं, जिनमें से लोचन अभिनव गुप्त रचित है तथा चंद्रिका अज्ञात नाम व्यक्तिकृत है। अगला आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद किए हैं। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, चित्र। अगला आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए हैं? 3, इनमें से वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि आदि। और अगला आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो ये रस ध्वनि को मान्यता दी। अगला अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 35 भेद किए हैं। अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं? तो ये अवधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य भोजराज ने। किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? तो भोजराज ने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है। और किस ध्वनिवादी आचार को ध्वनि प्रस्थान परमाचार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? तो मम्मट। अगला मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की? तो 51 स्वीकार की। अगला पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 4 भेद किए हैं। तो ये 4 भेद उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 4 भेद हैं। अगला आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 भेद किए। अगला हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? तो आचार्य चिंतामणि ने किया। अगला आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। अगला फैक्ट है, पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक प्रकाशन काल इसका है 1942 तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की रामदहिन मिश्र ने। और अगला फैक्ट है, आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक, इसका रचनाकाल 1950 ईस्वी के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? तो डॉक्टर नगेन ने किया। अगला है, प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार है। तो ध्वनि विरोधी आचार मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक, महिम भट्ट, ये सभी ध्वनि विरोधी आचार हैं। और प्रमुख ध्वनिवादी आचार, इनमें मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, ये प्रमुख ध्वनिवादी आचार हैं। और अगला फैक्ट है, अविधाव वृत्ति मात्रका ये नामक ग्रंथ की रचना ये मुकुल भट्ट ने की। अगला फैक्ट है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षण के अंतर्गत किया? मुकुल भट्ट ने किया। अगला फैक्ट है, उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघु वृत्ति का प्रणयन किसने किया? तो प्रतिहारेंदुराज ने किया। और अगला फैक्ट है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्विहित अलंकार में किया? तो प्रतिहारेंदुराज ने किया। और अगला फैक्ट है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो भट्टनायक ने की। अगला धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के रचयिता हैं, तो धनिक ने किया। और किस ध्वनि विरोधी आचार्यों ने तात्पर्य शक्ति के ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया? तो धनंजय धनिक ने सिद्ध किया। और अगला फैक्ट है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अविधा में किया? तो कुंतक ने किया। और व्यक्ति विवेक के रचयिता हैं, तो महिम भट्ट व्यक्ति विवेक के रचयिता। अगला फैक्ट है, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों के अंतर्गत सिद्ध करने का प्रयास किया? तो महिम भट्ट ने किया। अगला फैक्ट है, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी? तो हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका डॉक्टर नगेन ने लिखी। अगला फैक्ट है, अनुमानवादी आचार्य कौन थे? तो अनुमानवादी आचार्य महिम भट्ट थे। अगला, रुय्यक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शनी टीका में जयरथ
ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया? तो 12 मतों का उल्लेख किया। अगला फैक्ट है, आनंद वर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया। अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी यानी कि अनिर्वचनीयतावादी। इनमें से अभाववादी को विपर्य मूलक और भक्तिवादी को संदेह मूलक तथा अलक्षणीयवादी को अज्ञान मूलक कहा है। और अगला फैक्ट है, किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ यानी कि ध्वनि को लक्षणा या गौणी वृत्ति प्रतीत होने वाला गौण या भाग कहा गया है? तो भक्तिवाद को कहा गया। इसके बाद हम रस संप्रदाय पढ़ेंगे, तो इसके बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।